डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय के प्रति पर हम अनुशीलन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस कविता के शेष अवतरणों पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में जैसा कि हमने जाना कि किस प्रकार राष्ट्रकवि डॉक्टर दिनकर भारत की पराधीनता से विक्षुब्ध हैं, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो भारत माता हैं, पराधीन हैं, और पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हैं महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर कि हिमालय इस समस्या का समाधान करे। हिमालय भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का पूंजीभूत प्रतीक है। हिमालय एक सिंबल है, एक सबलाइन, एक विराट, एक उदात्त प्रतीक के रूप में हिमालय युग युगों से प्रहरी के रूप में स्थित है। भारत की उत्तर दिशा में उत्तरी सीमा पर तो हिमालय पहाड़ को संबोधित निवेदित यह कविता है। ओजस्वी कविता है, तेजस्वी कविता है, ओज गुण से परिपूर्ण हमने इस कविता के शब्दों को एहसासा था। आगे का जो अवतरण है उसका वाचन करते हैं और फिर इस पर अनुशीलन हम करेंगे। मेरे नगपति मेरे विशाल, दिनकर का सीधा संवाद, राष्ट्रकवि का सीधा संवाद नगपति हिमालय से, हिमगिरी से, हिमाद्री से। मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सीधा संवाद, सीधी बातचीत महाकवि की, राष्ट्रकवि की उस हिमालय पहाड़ से, और संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर। ओ मौन तपस्या लीन यति, यति कहते हैं सन्यासी को, साधु को, ऋषि को, मुनि को। ऐ मुनि, ऐ ओ ऋषि, तुम तपस्या में लीन हो, युग युगों से तपस्या में लीन हो, मौन हो। ओ मौन तपस्या लीन यति, मानवीकरण अलंकार का उज्जवल उदाहरण हम देखते हैं। हिमालय पहाड़ को महाकवि की कल्पना ने मानवीकृत किया है, पर्सोनिफाइड किया है। इसलिए कवि सीधा संवाद कर रहा है नगपति हिमालय से। तो वो मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगणमेश। कवि अनुरोध करते हैं कि ऐ मौन मुनि, तपस्या लीन, तुम अपनी आंखों को खोलो, अपनी ध्यानस्थ मुद्रा से बाहर आओ और अपने दृढ़ का उन्मेष करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारे देश की क्या दुर्दशा हो गई इस पराधीनता की अवस्था में। पल भर को तो कर दृगणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। तुम्हारे पद पर, तुम्हारे चरणों में तड़पता हुआ तुम्हारा स्वदेश है, भारत माता है। पराधीन भारत माता की दुर्दशा का चित्रण राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी विलाप किया था, आबहु सब मिलिहु भारत भाई, आबहु सब मिलबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा अब देख न जाई, वहां भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा पर विलाप किया था। राष्ट्रकवि मधुसूदन गुप्त ने जब लिखा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिछाने आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इन पंक्तियों में भी राष्ट्रकवि मधुसूदन गुप्त विलाप कर रहे थे देश की दुर्दशा पर, देश के अधः पतन पर, पराधीनता के कारण। उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए राष्ट्रकवि दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं देश की दुर्दशा के समाधान के लिए। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। तुम्हारे चरणों में स्वदेश, अपना देश, भारत माता तड़प रही है, गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई है। साम्राज्यवादी ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन
हमारा यह देश है। जब साहित्य को परिभाषित करते हुए अंग्रेजी समीक्षक ने कहा कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो यह बात प्रमाणित होती है इस कविता से कि यह कविता उस समय रची गई थी जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संचालित हो रहा था। हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी आहुति दे रहे थे, देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे रहे थे। भगत सिंह, खुद्दीराम, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, सब देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रहे थे, अपनी कुर्बानी दे रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन संचालित हो रहा था और पूरा देश एकत्रित हो चुका था देश की स्वतंत्रता के लिए। तो यह उस जमाने की कविता है, यह उस जमाने की कविता है जब माखनलाल चतुर्वेदी फूल की अभिलाषा को व्यक्त करते हैं। एक फूल की भी यह चाह है, एक पुष्प की भी यही चाहता है। क्या चाहता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो एक पुष्प भी चाह रहा है कि हम मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाएं। तो ये देश के स्वतंत्रता के स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित संचालित जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, उस जमाने में रचित प्रणीत यह कविता है। यह इसलिए यह उस समाज का, उस समय का दर्पण है, मिरर है। तो पंक्ति देखें, वो मौन तपस्या लीनियति, परभर को टोकर दृढ़ में सभी ज्वालाओं से दग्ध निकल है, तर रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। हिमालय पहाड़ से ही समस्त नदियां, गंगा, यमुना, सिंधु, पंचनद, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। हिमालय पहाड़ सबका उत्स है, सबका उद्गम स्रोत है। उसकी चर्चा यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर करते हैं। भौगोलिक चित्रण, राष्ट्रकवि दिनकर भारतीय इतिहास के अध्येता हैं, इतिहास के विद्वान हैं। तो भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भूगोल का चित्र यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि हिमालय पहाड़ से ही समस्त महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह होता है। पंक्ति, सुख सिंधु पंचनद, पांच नदी, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, गंगा नदी, यमुना नदी, सबकी धारा जो अमीय के समान है, अमृत धारा है, अमृत तुल्य है, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। और ये समस्त जो नदियां प्रवाहित हुई हैं, तुमसे सब उद्भूत हुई हैं। वह कवि कल्पना करते हैं कि यह तुम्हारी करुणा रही है, तुम्हारी ममता रही है, तुम्हारा प्रेम रहा है अपने स्वदेश के प्रति, भारत भूमि के प्रति। ये गंगा, यमुना, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन नदियों में प्रवाहित जो जल है, सलिल है, यह तुम्हारी करुणा का जल है। तुमको अपने देश के प्रति कितनी संवेदना रही है। ऐ नगपति हिमालय, तुम्हारी करुणा के प्रतीक के रूप में ये तुमसे उद्भूत ये सारी नदियों के जल हैं। तो चर्चा, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। इस जन्मभूमि को, भारत भूमि को कवि दिनकर पुण्य भूमि कहते हैं। जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। राष्ट्रीयता की कविता है, राष्ट्रभक्ति की कविता है। जब जयशंकर प्रसाद ने लिखा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, वहां भी जयशंकर प्रसाद देशभक्ति की बात कर रहे थे, राष्ट्र की वंदना कर रहे थे। यहाँ राष्ट्र की वंदना करते हुए, स्वदेश की वंदना करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर भारत माता को, जन्मभूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। तो जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार। आगे का जो अवतरण है, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार। नगपति को, पर्वतराज हिमालय को नया विशेषण दे रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर, सीमापति, भारत के उत्तरी सीमा का
प्रहरी, पौरुष का पूंजीभूत ज्वाल, गर्वोन्नत विराट उदात्त, यह सीमापति है, सीमा का प्रहरी है हिमालय पहाड़ हिमगिरी। तो जिसके द्वारों पर खरा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित से करना पीछे, पहले लो मेरा सिर उतार। हिमालय के उस इतिहास का वर्णन कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर कि इस हिमालय ने इस भारत भूमि को युग युगों से सुरक्षित किया है। उत्तर दिशा के समस्त आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को हिमालय पहाड़ ने रोका है। और वो तमाम जो एग्रेसर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनसे प्रश्न पूछा है हिमालय पहाड़ ने कि इस देश पर आक्रमण करने से पहले तुम मुझे आक्रांत करो, मुझे पराजित करो, इसके बाद ही तुम इस देश की सीमा में प्रवेश करना। तुम तमाम हजारों आक्रांताओं को तुमने रोका है, सीमापति की तरह, उत्तरी सीमा के प्रहरी की तरह तुमने रोका है, इस देश को सुरक्षित किया है आक्रांताओं से। वह देश आज फिर से असुरक्षित हो गया है पराधीनता के कारण। तो राष्ट्रकवि दिनकर की व्यथा यहां वर्णित है, जिसके द्वारों पर खरा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पददलित इसे करना पीछे, पहले लो मेरा सिर उतार। हिमालय को मानवीकृत करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि आक्रांताओं से ऐ सीमापति तुमने कहा था कि इस देश में आक्रमण करने से पहले तुम मेरे सिर को उतार लो, पहले मुझे पराजित करो, तब इस देश की सीमा में तुम प्रवेश करना। मतलब राष्ट्रकवि यह कहते हैं कि युग युगों से, हजारों वर्षों से नगपति पर्वतराज हिमगिरी हिमालय ने इस देश की रक्षा की है, उत्तरी सीमा की पहरेदार की तरह रक्षा की है इस हिमालय पर्वत ने। तो हिमालय पर्वत के जो कंट्रीब्यूशन है, हिमालय पर्वत का जो योगदान है इस देश की सुरक्षा में, उसका सादर स्मरण कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर और कृतज्ञता का भाव अर्पित कर रहे हैं। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पददलित से करना पीछे, पहले लो मेरा सिर उतार। और आगे की पंक्ति, उस पुण्य भूमि पर आज तपी शब्द का प्रयोग। हिमालय पहाड़ तपस्वी की तरह नजर आता है महाकवि दिनकर को। तपस्वी, साधु, ऋषि, मुनि जो मौन साधना करते हैं, तो हिमालय पहाड़ चुप है और उस पर कवि संबोधित करते हैं। उस पुण्य भूमि पर, आज उस पुण्य भूमि जन्मभूमि पर संकट आ गया है। ऐ तपस्वी, ऐ साधक, ऐ यतिवर, उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन परा संकट कराल संकट आ गया है। यह देश विभिन्न प्रकार के संकटों से ग्रस्त हो गया हुआ है और तुम तपस्या में निरत हो, तुम साधना में संलग्न हो और चुप हो। यह दिनकर हिमालय पहाड़ को उद्बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, जागृत करना चाहते हैं। जब महाप्राण निराला ने कविता रची जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है सियार, जागो फिर एक बार, पूरे देश को जागृत करते हुए निराला ने बताया था कि शेर की माद में सियार आ गया है। अर्थात ये जो अंग्रेजी हुकूमत हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये सियार की तरह हैं और शेर की माद में आ गया है। हम सब जागृत हों और इस देश को आजाद करें। ठीक वही बात जयशंकर प्रसाद ने अपने छोटे से गीत में वर्णित की थी। बीती विवाह करी जागरी, रात बीत गई अब तुम जागो। तो जो जागरण का संदेश कवियों ने दिया, वही जागरण का संदेश यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर दे रहे हैं और हिमालय पहाड़ को जगाना चाहते हैं, उसकी साधना से उसे मुक्त करना चाहते हैं और कहते हैं तुम ध्यान तोड़ो और देश की दुर्दशा को निहारो और इसका समाधान ढूंढो। तो उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे अमन परा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, तुम्हारे सारे बेटे, तुम्हारे सुत, तुम्हारी संतान तड़प रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, भुजंग को, चतुर्दिक चारों दिशाओं से विभिन्न प्रकार के व्याल डस रहे हैं स्वदेश को, इस पुण्य भूमि को, इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को। प्रतीकात्मकता है कविता में, सिंबोलिज्म है इस कविता में। व्याल के माध्यम से, सर्प के बिंब के माध्यम से कवि ने उस समय की तमाम समस्याओं का चित्रण किया है कि यह देश जब गुलाम था अंग्रेजी हुकूमत के तहत, तो किस प्रकार की अनगिनत समस्याओं से आक्रांत हमारा यह देश रहा है, उसकी ओर संकेत करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर तो डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, चतुर्दिक चारों दिशाओं से विभिन्न प्रकार के सर्प डस रहे हैं इस देश को, विभिन्न समस्याओं से आक्रांत यह देश है। इसलिए ऐ साधक, नगपति, हिमालय,
जो तुम सीमापति हो, तुमने उत्तरी सीमा की रक्षा की है हजारों वर्ष से, आज तुम्हारा दायित्व है कि फिर से अपने ध्यान को तोड़ो, ध्यान को भंग करो और इस देश की समस्या का निदान करो, इस देश की समस्या का समाधान करो। तो दस रहे चतुर्दिक विविध ब्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति को, उस विशाल पर्वतराज को संबोधित करता हुआ राष्ट्रकवि का यह ओजस्वी, क्रांतिकारी, जागृत स्वर हमें सुनाई पड़ता है। ओज गुण से युक्त यह कविता है, वीरता से पूर्ण यह कविता है और भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को कवि ने यहाँ उजागर किया है। और जागरण का यह गीत है, संबोधन का यह गीत है, उद्बोधन का यह गीत है। और इसके साथ ही मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।